स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री हमेशा से ही अपने बड़े सुपरस्टार्स की वजह से जानी जाती है, लेकिन इनके नीचे कुछ छोटे सुपरस्टार्स होते हैं, कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग जो कि शो को स्टील कर सकते हैं और इनकी वजह से लोग शोज को देखते हैं। और मंडे नाइट वॉर जैसे कंपटीशन में ये चीज बहुत जरूरी थी कि WWE और WCW दोनों ही एक आर्मी प्रिपेयर करे सुपरस्टार्स की, जो कि उनको विक्ट्री लाइन तक लेकर जा सके। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि दोनों कंपनीज ने अपनी अपनी आर्मी कैसे प्रिपेयर करी, कौन से ऐसे सुपरस्टार्स थे जो इस आर्मी का पार्ट थे, और आखिर एंड में जो आर्मी की विक्ट्री हुई वो वहां तक कैसे पहुंचे। तो एक काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है, काफी सारे सुपरस्टार्स के बारे में आपको डिटेल्स जानने को मिलेंगी। तो डेफिनेटली आप इसे एंड तक देखते रहें। जो लाइक का गोल है वो हमेशा की तरह 2000 है। फटाफट से आप इस वीडियो पे लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया एंड वेलकम बैक टू मंडे नाइट वॉर्स एपिसोड नंबर 16, जिसका नाम है बिल्डिंग एन आर्मी। और ये सीरीज अब धीरे धीरे अपने एंड की तरफ जा रही है, लेकिन एक चीज जो मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलने वाली हैं इन एंड के कुछ एपिसोड्स में, काफी सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स जो कि आपको पहले किसी एपिसोड में मैंने नहीं बताई हैं। तो डेफिनेटली ये आखिरी के कुछ एपिसोड्स मस्ट वॉच रहने वाले हैं। और अगर आप सीरीज में सीधा इस एपिसोड पे आ गए कहीं गलती से, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप एपिसोड 1 से 15 तक पहले जाके सारे चेकआउट करें, तभी आपको समझ आएगा कि आखिर मंडे नाइट वॉर्स की स्टोरी क्या है। अब गाइस, WWE एक्चुअली में स्टार्टिंग में पॉपुलर एक ही सुपरस्टार की वजह से हुई थी और उसका नाम था हल्क होगन, जो कि 80s में हर चीज के सेंटर के अंदर थे। लेकिन इनके अलावा भी कई सारे सुपरस्टार्स थे कंपनी में, जिसकी वजह से कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अब इसका प्राइम एग्जांपल यहाँ पे क्रिस जेरिको देते हैं कि रेसलमेनिया 3 में जबकि हल्क होगन और आंड्रे द जायंट सबसे बड़ा मैच था, लेकिन जो सबसे बढ़िया मैच था वो था स्टीमबोट और सैवेज का। और यहाँ पे रिकी स्टीमबोट खुद कहते हैं कि जबकि हल्क होगन आंड्रे द जायंट के मैच ने लोगों को ड्रॉ करा था इस पेपर व्यू में, जिस मैच ने शो को स्टील करा था वो था स्टीमबोट और सैवेज का मैच। और ऑब्वियसली गाइस, इस कंप्लीट और टैलेंटेड रोस्टर की वजह से विंस मैकमैन की मदद हुई कि वो अपनी कंपनी को 1980s से 1990s में लेकर गए। और डेकेड के चेंज होने के साथ साथ विंस मैकमैन ने अपने रोस्टर में भी कई सारे चेंजेस करे और वो नए स्टार्स को बिल्ड करना स्टार्ट कर चुके थे। और रायबैक यहाँ पे कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सही थी विंस की तरफ से, क्योंकि हमेशा तुम एक ही चीज पे अड़ के नहीं बैठ सकते। जो चीज 80s में काम आ रही थी वो 90s में काम नहीं आ रही थी। और WCW की अप्रोच भी कुछ ऐसी ही थी। और एरिक बिशॉफ कहते हैं कि वो चाहते थे कि उनकी कंपनी भी एक बड़ी कंपनी की तरह फील हो। और जबकि उनके पास कई सारे टैलेंट थे, हल्क होगन को साइन करने के बाद एक्चुअली में ये उनका सबसे पहला बड़ा मूव था। और उसके बाद ऑब्वियसली आए थे रैंडी सैवेज। अब रैंडी सैवेज के भाई लैरी यहाँ पे हमको बताते हैं कि किस तरीके से सैवेज WWE के साथ बहुत लॉयल थे और वो कभी उस कंपनी को नहीं छोड़ते। लेकिन विंस मैकमैन ने उनको एक कमेंटेटर की जॉब दे दी थी, जिस पे बैठ के वो बहुत ज्यादा बोर हो गए थे। और जब सैवेज ने विंस को कहा कि एक बार फिर से मुझे रेसलिंग रोल चाहिए, तो विंस कहते हैं उनको कि ये एक यूथ मूवमेंट आ चुके हैं WWE में, वो चीज मैं तुम्हें नहीं दे सकता। और इसी की वजह से उन्होंने WWE छोड़ के WCW के साथ साइन कर लिया था। अब DDP यहाँ पे हमको बताते हैं कि अनडाउटेडली उस समय पे हल्क होगन और रैंडी सैवेज रेसलिंग इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े नाम थे और इसी ने मौका दिया WCW को एक बड़ा इंपैक्ट बनाने के लिए। और क्योंकि ये चीज थोड़ी हद तक काम भी आ रही थी, WCW ने गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट्स का भी सीन शुरू कर दिया। यानी कि गाइस, वो WWE के सुपरस्टार्स को गारंटीड मनी दे रहे थे कि इतना पैसा देंगे हम तुम्हें इतने अपीयरेंसेस का। और इस चीज के रिसोर्सेज ऑब्वियसली यहाँ पे थे टेड टर्नर के पास। और जबकि ऐसा लगता था कि ये थोड़ी सी बेट है WWE सुपरस्टार्स के लिए, ये चीज काम आ रही थी। और ये चीज इसलिए करी जा रही थी क्योंकि टेड टर्नर हराना चाहते थे विंस मैकमैन को। और टर्नर यहाँ पे खुद कहते हैं कि उनको नंबर 1 कंपनी बनने के लिए विंस मैकमैन के साथ रिंग में जाना था, उनको तभी वो हरा सकते थे। और इसी की वजह से उन्होंने नाइट्रो का शो लॉन्च करा। और इस समय पे जबकि WCW के पास कुछ बड़े नाम थे, लेकिन उसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग अंडर कार्ड भी था। और एडी गरेरो, डीन मलेंको जैसे नाम की वजह से पॉसिबल हो पाया था कि फर्स्ट मंथ के अंदर उन्होंने रॉ को रेटिंग में हरा दिया। लेकिन अगर इसी चीज को एरिक बिशॉफ लॉन्ग टर्म तक डुप्लीकेट करना चाह रहे थे, तो उनको अपने मिड कार्ड को पुश करना था। और इस समय पे डायमंड डैलिस पेज यानी कि DDP थे टीवी चैंपियन WCW के। और वो कहते हैं कि जबकि मैं एक मिड कार्डर था, एरिक बिशॉफ हमेशा मुझ में बिलीफ दिखाते थे और कहते थे कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि इस इंडस्ट्री से अपनी एक लाइवलीहुड कमा सकता है। और इन्हीं के जैसे एक और थे बुकर टी गाइस, जो कि हार्लेम हीट टैग टीम के एक पार्ट थे। और वो भी यहाँ पे कहते हैं कि उनके लिए एक फैंटास्टिक राइड थी इस समय पे WCW की, क्योंकि एरिक बिशॉफ जो है वो मिड कार्ड टैलेंट को पुश कर रहे थे।
तो यहाँ पे WCW को ऐसे ही और नए चेहरों की जरूरत थी और अगला चेहरा जो उनको मिला वो था अनोखा गाइस, क्योंकि ही वाज 7 फीट टॉल, 400 पाउंड्स, 23 ईयर ओल्ड द जायंट, जिनका नाम है बिग शो, रियल नेम है पॉल वाइट। और ऐसा कुछ लोगों ने कभी भी नहीं देखा था। मतलब WCW को यहाँ पे इनको देखते ही ऐसा लग रहा था कि भाई ये बंदा हमारी कंपनी में अगली बड़ी चीज बन सकता है। और इतना पुश उन्होंने स्टार्टिंग से इनको किया कि 1995 के हैलोवीन हैवक पेपर व्यू में द जायंट ने हरा दिया हल्क होगन को, और वो नया WCW चैंपियन तो बना ही, लेकिन यहाँ पे हल्क होगन की 15 मंथ लॉन्ग रेन भी उसने तोड़ दी। और ये उस समय पे एक बहुत बड़ी बात थी। और इसके बाद द जायंट नया फेस बन चुका था WCW का। और नटालिया यहाँ पे कहते हैं कि इस समय लिटरली ऐसा लग रहा था कि ये एक बहुत बड़ी चीज हो रही है WCW में, और अगर विंस मैकमैन के अगेंस्ट तुम सीधा compete करते हो तो वो चीज कभी इजी नहीं रहती। लेकिन WCW बहुत अच्छी कोशिश कर रही थी। और एरिक बिशॉफ कहते हैं कि मुझे लोग कहते थे कि तुम कभी compete नहीं कर पाओगे इस कंपनी के अगेंस्ट, लेकिन मेरे में सेल्फ बिलीफ था कि हाँ मेरे पास ऐसी चीजें हैं और ऐसे टूल्स हैं जिसकी मदद से मैं इस चीज को पॉसिबल कर सकता हूँ। तो गाइस WCW ने प्रूव करा था कि वो एक अच्छा टैलेंटेड रोस्टर बिल्ड कर सकते हैं, और इसी की वजह से वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर सेवरल विक्ट्रीज लेके आ रहे थे रेटिंग्स में। लेकिन दूसरी तरफ विंस मैकमैन भी अपने नए सुपरस्टार्स को बिल्ड कर रहे थे, जिनको बुलाया जा रहा था न्यू जनरेशन, जैसे कि शॉन माइकल्स, अंडरटेकर, रेजर रमोन और डीजल। और अंडरटेकर यहाँ पे कहते हैं कि उस समय इन्होंने अपने आप को प्रूव नहीं करा था, लेकिन हम सब जानते थे कि हमारे अंदर टैलेंट है। और माइकल कोल यहाँ पे कहते हैं कि यही वो सारे सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने इन टफ टाइम में WWE के शिप को जो है वो हैंडल करा था। तो विंस मैकमैन का आइडिया काम कर रहा था, और रॉ एक बार फिर से WCW नाइट्रो के ऊपर विंस लेके आ रही थी। लेकिन गाइस जो मिड कार्ड था यहाँ पे WWE का, इट वाज एब्सोल्युटली ट्रैश। सुपरस्टार्स का कुछ एक्चुअल गिमिक नहीं होता, तो उनको ऑक्यूपेशंस बना दिया जाता था कि इनको डेंटिस्ट बना रखा है, रॉन सिमंस को स्पार्टन बना दिया है। मतलब मेन कार्ड काफी था यहाँ पे WWE का कि वो WCW को तब भी रेटिंग्स में हरा रहा था कभी कभी। और ऑब्वियसली इस चीज का नोटिस एरिक बिशॉफ ने लिया गाइस, और टेड टर्नर की खाली साइन चेकबुक की मदद से यहाँ पे एरिक बिशॉफ ने WWE के 2 टॉप स्टार्स को साइन कर लिया, जो कि ऑब्वियसली केविन नैश और स्कॉट हॉल थे। और उन्होंने WCW में आते ही अपने गिमिक नेम्स को ड्रॉप करके अपने रियल नेम्स को जो है वो यूज करना स्टार्ट कर दिया। और जब गाइस ये हमको पूरी आउटसाइडर्स वाली NWO वाली स्टोरी देखने को मिली थी, तो यहाँ पे एब्सोल्युटली सारी चीजें जो है वो चेंज हो रही थी WCW की फेवर में। और रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि जब हल्क होगन ने अपना हील टर्न करा था, तो बेसिकली दिस वाज द टर्निंग ऑफ द स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट हिस्ट्री। और गाइस इसके बाद एक बड़ी चीज हमें देखने को मिली कि द जायंट, जो कि उस समय एक बहुत बड़ा नाम था WCW में, उसने भी NWO को ज्वाइन कर लिया। और ये पूरी चीज जो थी अब मेन फोकस बन चुकी थी नाइट्रो का। तो इस समय पे WWE और WCW के प्रोडक्ट में जमीन आसमान का फर्क था, और नाइट्रो डोमिनेट कर रही थी लिटरली रेटिंग्स में। और बिग शो कहते हैं कि भाई हम जीते भी रेटिंग्स में थे और मरते भी रेटिंग्स पे थे, क्योंकि हर समय हम चेक करते रहते थे कि जब भी रेटिंग्स आ रही हैं क्या हम सच में जीते हैं या फिर नहीं जीते हैं। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट उस समय रेटिंग्स होती थी। और WWE गैस जबकि अभी भी नंबर 1 कंपनी थी, WCW डेफिनेटली मोटिवेट कर रही थी अपने रोस्टर को कि वो एक्चुअली में इस कंपनी को बीट कर सकते हैं। तो NWO इस समय पे इतनी हॉट थी गाइस कि जो भी उसको ज्वाइन कर ले उसका करियर अपने आप ही किसी और लेवल तक पहुंच जाता है। और WCW ने यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा ही किया है, क्योंकि और सुपरस्टार्स वो NWO में डाल रहे थे ताकि उनका करियर थोड़ा ऊपर लेवल तक पहुंच सके। लेकिन अगर इतने सारे बैड गाइस हो जाएंगे तो अच्छे लोग भी चाहिए, बेबी फेसेस चाहिए जो कि इन सारे हील्स के अगेंस्ट लड़ सकें। और ऐसे कुछ नाम थे जैसे कि स्टिंग, रिक फ्लेयर एंड ऑब्वियसली डायमंड डैलस पेज। अब यहाँ पे हमें काफी कमाल की चीज दिखाई जाती है गाइस कि DDP को भी ऑफर करा गया था कि वो ज्वाइन करे NWO में, और यहाँ पे वो पहले उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, वो टी शर्ट भी पहन लेते हैं NWO की, लेकिन उसके बाद वो डायमंड कटर लगाते हैं सीधा स्कॉट हॉल के ऊपर और वो टर्न कर जाते हैं। और यहाँ पे DDP याद करते हैं कि किस तरीके से वो सेगमेंट जो थी उसने पूरे क्राउड को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और रूफ वॉज ब्लोन ओवर द बिल्डिंग। और यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छी थी और DDP को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा चुकी थी। अब यहाँ पे एम्ब्रोस हमें बताते हैं कि उस समय DDP एक बहुत बड़ी डील थे और वो कभी भी सोल्ड आउट नहीं करे अपने करियर के अंदर, कभी उन्होंने NWO को ज्वाइन नहीं करा, और वो एक ऐसा एक्सपीरियंस, एक ऐसा एलिमेंट डालते थे नाइट्रो के शो में जिसने इस पूरी स्टोरी को इतना अच्छा बना दिया था। और यही एक रीजन भी था कि आखिर 1997 में कैसे एक साल तक लगातार अब WCW नाइट्रो जो है वो मंडे नाइट रॉ को रेटिंग्स में हरा चुकी थी। तो ऑब्वियसली विंस मैकमैन ने ये चीज देखी कि NWO की फैक्शन वाली चीज कितनी कमाल की चल रही है, तो क्यों ना मैं भी अपने सुपरस्टार्स को ऐसी कंपाइल कर दूं
और उन्होंने अपने अलग अलग सुपरस्टार्स के साथ कुछ फैक्शंस बनाई और इसके पीछे थ्योरी ये थी कि अगर ज्यादा लोगों को हम रॉ के ऊपर फीचर करेंगे तो चांस है कि उनमें से कोई ना कोई डेफिनेटली फैंस के नोटिस में आएंगे। तो डी जनरेशन एक्स, नेशन ऑफ डोमिनेशन, द हार्ट फाउंडेशन, ये सारी फैक्शंस हमें देखने को मिली और न्यू एज आउटलॉस जैसी टैग टीम भी डीएक्स को ज्वाइन करने वाली थी। लेकिन ट्रिपल एच कहते हैं कि उस समय पे ये लोग अपने आप में इतना पॉपुलर हो रहे थे कि वो डिसीजन हमने ड्रॉप कर दिया फिलहाल और उनको हमने अपने सिंगल्स रन पे ही जाने दिया। तो धीरे धीरे स्लोली बट श्योरली वीक बाय वीक डब्ल्यूडब्ल्यू अपने रोस्टर को इंप्रूव कर रही थी, उनको रिजल्ट्स दिख रहे थे, रेटिंग्स बढ़ रही थी और शॉन माइकल्स यहाँ पे कहते हैं कि उस समय पे विंस मैकमैन अपना 101% एफर्ट दे रहे थे और रोस्टर में किसी को इस बात पे कोई डाउट नहीं था कि मंडे नाइट वॉर में विंस मैकमैन लास्ट मैन स्टैंडिंग नहीं बनने वाले। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन दूसरी तरफ WCW यही कर रही थी कि वो WWE के टॉप स्टार्स को बार बार साइन कर लेते थे, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने रोस्टर में और भी नए टैलेंट को ऐड कर रहे थे और मिड कार्ड में बुकर टी जैसा एक सुपरस्टार निकल के आया जो कि हार्लेम हीट की टैग टीम से अलग होकर एक सिंगल्स रन के ऊपर था और वो यहाँ पे टीवी चैंपियन भी बन चुके थे। और क्रिस जेरिको कहते हैं कि बुकर की पर्सनालिटी कुछ ऐसी थी कि वो अपनी रियल लाइफ को प्रेजेंट करते थे स्क्रीन के ऊपर, बस उसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, इतना ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट वो डालते थे। तो ये चीज काफी अच्छी चल रही थी, वो काफी ओवर थे क्राउड के साथ और जो उनका स्टाइल था WCW के शो पे बहुत काम कर रहा था। तो रेटिंग्स बढ़ रही थी, रोस्टर बड़ा हो रहा था WCW का और उन्होंने डिसाइड करा कि हमको एक नया शो लॉन्च करना चाहिए और थर्सडे नाइट्स पे उन्होंने थंडर नाम के एक शो को लॉन्च करा। और टेड टर्नर कहते हैं कि ये मूव बेसिकली सिर्फ रेटिंग्स के लिए था क्योंकि उनका एक नेटवर्क अच्छी रेटिंग्स कर रहा था, अब बारी थी दूसरे नेटवर्क की कि अगर वो उसकी रेटिंग्स भी बढ़ा सकते हैं। तो एरिक बिशॉफ यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से WCW के सुपरस्टार्स एक्सपेक्ट करते थे उनको एक लाइटर शेड्यूल मिलना चाहिए क्योंकि वही चीज उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थी और ये जो लिमिटेड डेट्स थी उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इसकी वजह से गाइस सिर्फ ऐसे लोग थंडर के ऊपर आते थे जो कि हम कह सकते हैं रोस्टर नंबर बी, यानी कि जिसको नाइट्रो पर हम यूज नहीं कर रहे उसको थंडर पे डाल दो, इस टाइप की अप्रोच थी। और केविन नैश कहते हैं कि भाई जब तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में गारंटीड मनी हो, लिमिटेड नंबर ऑफ डेट्स हो, तो आखिर तुम केयर क्यों करोगे कि मैं उस शो पे हूं या फिर नहीं। और बुकर टी कहते हैं कि कुछ सुपरस्टार्स की ईगो तो इतनी बड़ी थी कि वो सीधा जाके बोलते थे कि थंडर जैसे शो पे भाई मैं तो नहीं जाने वाला क्योंकि वो एक छोटा शो है। और वो यहाँ पे ये भी कहते हैं कि उनके जैसे सुपरस्टार्स के लिए ये चीज काफी अच्छी थी क्योंकि उनको एक्सपोजर मिल रहा था और कुछ प्रॉब्लम्स के बावजूद धीरे धीरे थंडर एक ऐसा शो बन गया था जहाँ पे नए सुपरस्टार्स को शाइन होने का मौका मिल रहा था। लेकिन विंस मैकमैन भी इस समय पे पीछे नहीं हट रहे थे क्योंकि एटीट्यूड एरा आ चुकी थी, उनको अपना एक काफी अच्छा नया रोस्टर मिल रहा था। और माइकल कोल यहाँ पे बताते हैं कि उस समय हर कोई बंदा विंस मैकमैन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा था क्योंकि वो बंदा हर एक चीज करने की कोशिश कर रहा था अपनी कंपनी को जिंदा रखने के लिए। और विंस मैकमैन को गाइस अपना एक अच्छा रोस्टर तो मिला ही, लेकिन अब वो ए शो बन चुका था और WCW की दिक्कतें शुरू हो चुकी थी। और रिस्पॉन्स में उन्होंने क्या करा, दे जस्ट वेंट बैक टू NWO। और पॉल हेमन यहाँ पे कहते हैं कि WCW हमेशा ही पुराने WWE सुपरस्टार्स के बारे में थी, उनके पास अपने बहुत कम ओरिजिनल फॉर्मूलाज थे और यहाँ पे भी उन्होंने अपनी एक ऐसी फैक्शन को वापस लाने की कोशिश करी और उसको और एक्सपैंड करने की कोशिश करी जिसको उतनी पॉपुलैरिटी कभी नहीं मिलने वाली थी जितनी कि उसको पहली बार अपनी ओरिजिनल लॉन्च पे मिली थी। और डायरेक्शन, क्रिएटिविटी और मैनेजमेंट की इस कमी की वजह से WCW से हैलोवीन हैवक 1998 में एक बहुत बड़ी गलती हो गई। और केविन नैश यहाँ पे कहते हैं कि देखो भाई अगर अपने रोस्टर के ऊपर तुम 9 लोगों को क्रिएटिव कंट्रोल दे दोगे तो आखिर एक शो को तुम कैसे बुक करोगे ये बताओ। और यहाँ पे गाइस एक्चुअली में हुआ क्या था कि DDP वर्सेस गोल्डबर्ग WCW चैंपियनशिप के लिए ऑफिशियली मेन इवेंट करने वाला था इस पेपर व्यू को, लेकिन इस पे एक और मैच था जो कि था हल्क होगन अगेंस्ट द न्यूली साइंड अल्टीमेट वॉरियर फ्रॉम WWE। तो यहाँ पे हुआ क्या कि क्योंकि हल्क होगन के पास क्रिएटिव कंट्रोल था, उन्होंने मैच के बीच में जाके डिसाइड करा कि उनको ओवर टाइम करना है, भाई उनको एक लंबा मैच देना है और वो 12-13 मिनट एक्स्ट्रा चले गए इस मैच के अंदर। और जब मेन इवेंट की बारी आई तो केबल कंपनीज ने इस पेपर व्यू को कट कर दिया टाइम के अकॉर्डिंग और मेन इवेंट लोगों को देखने को ही नहीं मिला। तो इसकी वजह से WCW को एज अ कंपनी तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ ही, लेकिन इस पेपर व्यू के कटने की वजह से लोगों का भी कट गया गाइस और वो बहुत नाखुश थे कि पैसे भी हमने दिए और पेपर व्यू की एंडिंग में हमको देखने को नहीं मिली। तो अगले दिन नाइट्रो पे इसका क्या रीजन WCW ने दिया, उन्होंने बोला कि भाई हमारे सिस्टम्स में कुछ दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से शो जल्दी खत्म हो गया था और ये चीज WCW के कंट्रोल में नहीं थी। और वो कहते हैं कि आज हम ये चीज रेटिंग्स बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे, हमारा कॉम्पिटिशन शायद तुम्हें ऐसा बताएगा, लेकिन जो गोल्डबर्ग अगेंस्ट DDP का मैच है आज फ्री ऑफ कॉस्ट हम दिखाने वाले हैं ऑन मंडे नाइट्रो। अब जिन लोगों ने पेपर व्यू पैसे देके नहीं खरीदा
था उनके लिए काफी अच्छी बात थी, लेकिन सोच लो अगर आपने 60 रुपए दिए हैं और अगले दिन वही चीज फ्री में मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा। और बिल्कुल वैसा ही बहुत सारे फैंस को भी लग रहा था। लेकिन एक्चुअली में जब ये मैच दिखाया गया तो पता लगा कि मैच बहुत अच्छा था। और डायमंड डैलिस पेज कहते हैं कि रियलिटी में वहां पे क्राउड भी बहुत कमाल का था और एक गोल्डबर्ग और उनके करियर दोनों के लिए काफी अच्छा था, क्योंकि उन्होंने तो भाई यहाँ पे दिखा दिया एक बार फिर से कि मिड कार्ड की पावर कितनी ज्यादा है। क्योंकि जब ये शो एयर करा गया ऑन मंडे नाइट रॉ ऑन अक्टूबर 26, 1998, नाइट रॉ ने मंडे नाइट रॉ को एक बार फिर से रेटिंग्स में हराया था। और शायद आप इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन ये आखिरी बार था जब मंडे नाइट रॉ ने मंडे नाइट रॉ को रेटिंग्स में हराया था। और जबकि WCW यहाँ पे धीरे धीरे नीचे जाती जा रही थी, WWE का फॉर्मूला था अपने नए स्टार्स को बिल्ड करना और इसी के साथ साथ क्रिएटिविटी जो थी एटीट्यूड एरा की वो मदद कर रही थी रेटिंग्स गैप को बढ़ाने में। और विंस रूसो कहते हैं यहाँ पे कि अगर कोई सुपरस्टार इस एटीट्यूड एरा के रोस्टर के ऊपर था तो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो डिजर्व करता था, क्योंकि केन, रिकीशी जैसे मिड कार्ड जो लोग थे वो भी ऑस्टिन और रॉक जैसे मेन इवेंटर्स जितने इंपॉर्टेंट थे। और इसकी वजह से ही गाइस, क्योंकि इतना ज्यादा एफर्ट पूरे रोस्टर पे डाला जा रहा था, वीक बाय वीक जो है वो WWE इतने बड़े नंबर्स कर रही थी रेटिंग्स के अंदर। और WCW दूसरी तरफ सिर्फ अपने टॉप स्टार्स की तरफ थी, क्योंकि उनको उन्होंने इतना ज्यादा क्रिएटिव कंट्रोल दे दिया था। उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ था कि वो सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी वजह से जो मिड कार्डर्स हैं उनको कुछ खास करने का मौका नहीं मिल रहा था। और बिग शो यानी कि द जायंट जो थे WCW में, इस समय उनके पैसे उतने अच्छे नहीं थे जितने कि बाकी टॉप सुपरस्टार्स के थे। तो वो गए एरिक बिशॉफ के पास और उन्होंने बोला कि भाई अगर तुम मुझे इतने पैसे दे दो जो कि बाकी स्टार्स को मिल रहे हैं तो मैं तुम्हारी कंपनी में रहूंगा। लेकिन बिशॉफ ने उनको एक बहुत इंसल्टिंग वे में जवाब दिया और सीधा सीधा कह दिया कि भाई मैं क्यों आखिर तुम्हारे साथ नेगोशिएट करूंगा अगर 1 साल तुम्हारा बचा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो बिग शो कहते हैं कि भाई मुझे इस समय के बाद इस कंपनी में रहना नहीं था। और उन्होंने एक बहुत बड़ा मूव करा जब ऑस्टिन वर्सेस विंस मैकमैन के स्टील केज मैच में हमें देखने को मिलता है कि ये 7 फुट का जायंट रिंग के नीचे से निकल के आता है और अपना डेब्यू करता है WWE में। मतलब ये इतना शॉकिंग था। और रॉक कहते हैं कि उस समय पे बिग शो यानी कि द जायंट को WWE में लाना एक स्टेटमेंट साइनिंग थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे WCW के अंदर। तो एक तरफ जबकि ये WWE के लिए एक मेजर गेन था, वहीं दूसरी तरफ WCW के लिए एक मेजर लॉस था। और क्योंकि WWE का रोस्टर इस समय इतना बड़ा हो गया था, डेप्थ इतनी ज्यादा थी, तो उन्होंने डिसाइड करा कि 1999 में हम स्मैकडाउन को भी लॉन्च करने वाले हैं इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विद WCW's थंडर। और जिम रॉस कहते हैं कि थंडर क्या था, मजाक था, एक वहां पे कुछ था ही नहीं, जबकि स्मैकडाउन पे सारे बड़े सुपरस्टार्स थे और बिल्कुल स्टार्टिंग से ही वो जो है रेटिंग्स में जीत रहे थे थंडर से। और इस नए शो के लॉन्च की मदद से WWE रेसलिंग के एक ऐसे पार्ट को वापस लेकर आ पाई जो फैंस इतने सालों से मिस कर रहे थे, और वो थी टैग टीम रेसलिंग। क्योंकि जब सिर्फ मंडे नाइट रॉ का शो हुआ करता था तो थोड़ा सा टाइम मिलता था, टैग टीम रेसलिंग को शो में घुसाड़ देते थे। लेकिन अब क्योंकि एक पूरा अलग शो था तो यहाँ पे हार्डी बॉयज, डडली बॉयज, एज एंड क्रिश्चियन, APA, इतनी सारी अलग अलग टैग टीम्स थी। और लीटा कहती हैं कि ये एक समय आ चुका था कि फाइनली लोग एक बार फिर से टैग टीम रेसलिंग देखना चाह रहे थे। और ये सारी टीम्स अपने आप में अलग थी, सबका यूनिक स्टाइल था और रिंग के अंदर लिटरली सारी की सारी कमाल थी। तो रेसलमेनिया 2000 की हमें याद दिलाई जाती है जहां पे सबसे पहला ट्राइफेक्टा मैच हुआ था हार्डी बॉयज, डडली बॉयज, एज एंड क्रिश्चियन का, विच वाज अ लैडर्स मैच। और क्या ही इसके बारे में कहूं, जेफ हार्डी का वो 20 फीट से थ्रू द टेबल एक स्वॉन्टॉन बॉम्ब, सारे लोग टेबल्स के थ्रू जा रहे हैं और अलग अलग टाइप के ऐसे मूव्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि शायद किसी ने देखे नहीं थे। एज एंड क्रिश्चियन इस मैच को जीत जाते हैं और जेफ हार्डी कहते हैं कि जो भी उन्होंने यहाँ पे मूव्स करे थे इस मैच के अंदर वो काफी ओरिजिनल थे। एज कहते हैं कि इस मैच की मदद से इन सारी टैग टीम्स को एक नया प्लेटफॉर्म मिला था। और क्रिश्चियन कहते हैं कि ये वही मैच था जिन्होंने इनको रेसलर्स से सुपरस्टार्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और डेफिनेटली जबकि रॉक जैसे लोग इस पेपर व्यू पे परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन तब भी दिस वाज द मैच दैट स्टोल द शो। और लिटरली गाइस एक नया शो आ चुका था, एक नई डिवीजन रीइग्नाइट हो चुकी थी और इसकी मदद से WWE ने अपनी रेटिंग्स डबल कर ली थी ओवर मंडे नाइट रो। और यहाँ पे जो है रिस्पॉन्सेस की कमी पड़ती जा रही थी, समझ नहीं आ रहा था WCW को आखिर करना क्या है, क्योंकि वो अपने मिड कार्ड को मेन कार्ड में कन्वर्ट करने में फेल हो गए थे। और एक फाइनल एफर्ट जो कि उन्होंने करा अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, दैट वाज टू साइन द हेड राइटर ऑफ WWE और वो थे विंस रूसो। तो जब रूसो सबसे पहली बार आए तो WCW की उम्मीद थी कि वो रॉ के सक्सेस को नाइट्रो पर भी डुप्लीकेट कर पाएंगे और उन्होंने कोशिश करी नए स्टार्स को पुश करने की। और होगन के साथ अब हमें स्कॉट हॉल और केविन नैश की बजाय बिली किडमैन जैसे सुपरस्टार्स देखने को मिल रहे हैं और ये चीज काफी रिफ्रेशिंग थी। लेकिन जब तुम्हारी कंपनी के टॉप स्टार्स के पास इतनी ज्यादा पावर हो उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो आखिर ये चीज
तुम कब तक कंटिन्यू रख सकते हो। तो गाइस जुलाई 2000 के बैश ऑफ द बीच पेपर व्यू में हमें देखने को मिला, जो कि फाइनल बैश एट द बीच पेपर व्यू था WCW की हिस्ट्री का। यहाँ पे हल्क होगन ने जेफ जैरेट को डिफीट करा टू बिकम द WCW चैंपियन, लेकिन इसके बाद विंस रूसो ने हल्क होगन को फायर कर दिया, जो कि एक स्टोरी लाइन थी उस समय पे, लेकिन एक्चुअली में यह हल्क होगन की फाइनल अपीयरेंस थी WCW के अंदर। और यहाँ पे वो अनाउंस करते हैं कि बुकर टी को मौका मिलने वाला है, एक बार फिर से हम नया चैंपियन क्राउन करेंगे, और इस पेपर व्यू के अंदर वो जेफ जैरेट को हराते हैं और बन जाते हैं नए WCW चैंपियन। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी उस समय पे, और बुकर टी को वो चीज मिल चुकी थी जिसके लिए वो इतने समय से वेट कर रहे थे, और फाइनली किसी टॉप स्टार को हटा के एक मिड कार्ड सुपरस्टार जो है वो मेन कार्ड पर आ चुका था। लेकिन जो देर है वो इस चीज में बहुत ज्यादा हो गई थी, क्योंकि अब WCW के पास इतने सुपरस्टार्स नहीं बचे थे कि उनके अराउंड वो शो को बिल्ड कर सके। मतलब ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि अगर ये चीज विंस रूसो आके 5 साल पहले करते तो शायद हो सकता था कि नाइट्रो का कुछ हो जाए, लेकिन WCW अपनी आखिरी सांसों में सरवाइव नहीं कर पाई, और मार्च 2001 में विंस मैकमैन ने इस कंपनी को खरीद लिया। और रिकीशी और गॉडफादर बात करते हैं कि इस पीरियड में WWE का जो रोस्टर था वो एज अ टीम काम करता था। मतलब इतने सारे ऑप्शंस थे, इतने सारे टैलेंट थे, और इतना मजा आ रहा था उनको वहां पे काम करने में। लेकिन गाइस ये जो कंपटीशन था WWE और WCW का, इसने ऑप्शन दिया बहुत सारे सुपरस्टार्स को फीचर होने का। और केविन नैश कहते हैं कि अगर तुम मंडे नाइट वॉर में एक सुपरस्टार थे तो तुम एक इस इंडस्ट्री के स्टार थे। और डेफिनेटली ये चीज ट्रू है, क्योंकि उस समय पे डेथ इतनी इंपॉर्टेंट थी, वो डेथ WWE के रोस्टर में थी। और अगर तुम्हें एक वॉर जीतनी है तो तुम्हें सोल्जर चाहिए, सोल्जर भी नहीं, उनकी एक पूरी आर्मी चाहिए, और वो आर्मी WWE बिल्ड करने में सक्सेसफुल रह पाई। और उसका क्रेडिट जाता है इस पूरी आर्मी के लीडर को, जो कि थे विंस मैकमैन, जिनके पास एक विजन था, और ये विजन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि पूरे रोस्टर को वो इसके अंदर बिलीव करा पाए, और अपनी आर्मी के साथ इसी को फॉलो करते करते जो है वो विक्ट्री लाइन तक मार्च करते हुए चले गए। एंड दिस इज व्हाट इज द फैंटास्टिक थिंग अबाउट दिस एटीट्यूड एरा रोस्टर, क्योंकि गाइस ये चीज आज के रोस्टर में शायद हमें देखने को ना मिले, लेकिन उस समय पे सारे एकजुट होकर आगे काम कर रहे थे। एंड दैट्स व्हाई WWE won the Monday Night War। तो आपको इस एपिसोड से जानने को मिला कि किस तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स लेके इन दोनों कंपनीज ने अपने रोस्टर को बिल्ड तो जरूर करा, लेकिन एट द एंड क्या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी हुई, जिसकी मदद से एक कंपनी ऊपर चली गई और दूसरी कंपनी जो है वो खत्म ही हो गई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें गाइस। अगले एपिसोड्स भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि हम डिक्लाइन को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से अब जानेंगे कि आखिर हुआ क्या था, आखिर कैसे टेक ओवर हुआ था। ये सारी चीजें हमें जानने को मिलेंगी, और जो फाइनल एपिसोड है उसमें हम बात करेंगे कि मंडे नाइट वॉर्स खत्म होने के बाद क्या हुआ और कैसे सारे रोस्टर्स मर्ज हुए। तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।